गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 9 अक्टूबर और आज के अपने करंट सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यूट्यूब चैनल जो हमारा है जीएस प्लानट बाय नवनीत सर। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। तो ये नए महानिदेशक बने हमारे एम के गणपति। कौन बना है? एम के गणपति। ये इनकी इमेज लगी हुई एम के गणपति की। ये क्या है कि उत्तराखंड कैडर के ये 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बनाए गए हैं नए महानिदेशक यानी कि डीजी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की बात की जाए तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी या शॉर्ट में बीसीएएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हमारा कहां पर? दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने 7वें अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? विग्रह का जलावतरण कहां किया है? तो ये किया है हमारा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या कैपिटल हमारी चेन्नई। तो चेन्नई में एक बंदरगाह है हमारा, उसका नाम है कुट्टुपुल्ली बंदरगाह पर जो अपतटीय गश्ती पोत है और किस नंबर का है? 7वें नंबर का। तो इसका जलावतरण किया है। यहां से बात कर लिया इसकी कहानी क्या है कि हमारी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एक कंपनी है, कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो। इस कंपनी के साथ 2015 में एक समझौता किया था कि ये कंपनी भारत को 7 अपतटीय गश्ती पोत, सुनना रहा होगा, ऑफ सी पेट्रोलिंग वेसल, इंग्लिश में अपतटीय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ सी, और गश्ती मतलब सुनना रहा होगा पेट्रोलिंग, ठीक है ना। और ये पोत हमें प्रोवाइड कराएगी। तो इसी कड़ी में ये हमारा 7वां जो गश्ती पोत है ये प्रोवाइड कराया है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। दूसरा बात कर ली जाए भारतीय तटरक्षक बल की, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या? इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। इसकी स्थापना हुई है 18 अगस्त 1978 को। ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसके वर्तमान में जो डीजी हैं वो है कृष्णा स्वामी नटराजन। कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। और इसका मेन काम है कि समुद्री क्षेत्रों में सर्च और सहायता ऑपरेशन करता है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 9 अक्टूबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस। इससे जुड़ी हुई कहानी जो है हमारी अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस की कि 9 अक्टूबर 1874 को हमारे स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है बर्न, यहाँ पर 22 देशों ने एक संधि पर किए थे हस्ताक्षर। और ये हस्ताक्षर किसके लिए किए थे? ये किए थे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और इसी उपलक्ष्य में हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय डाक दिवस। डाक को लेकर यानी कि पोस्टल सर्विसेज को लेकर अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है 1766 में, ठीक है ना। ये शुरुआत हुई है, जबकि पहला डाकघर इंडिया में खोला गया है 1774 में। और कहां खोला गया है? कलकत्ता में। ये अभी शुरुआत हो गई है डाकघर की भी, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। तो डाकघर को पहली बार विभाग घोषित किया है, वो घोषित किया है 1 अक्टूबर 1854 को। कब किया गया है? 1 अक्टूबर 1854 को। और इसके बाद इंडिया 1 जुलाई 1876 को हमारा जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसका बन जाता है सदस्य। समझा रहा होगा। इसके बाद इंडिया की अगर डाक टिकट की बात की जाए तो 1852 में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत होती है। कब? 1852 में। और 1 अक्टूबर 1854 को महारानी विक्टोरिया की फोटो वाला डाक टिकट किया गया है जारी। तो ये इंडिया के पोस्टल से जुड़ी हुई चीजें। कुछ क्वेश्चन हमारे लिंक करके आएंगे, जैसे कि पहला डाकघर मैंने बोला खोला गया है कब? 1774 में। कहां पर? कलकत्ता में। तो इस टाइम पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पूछ लिया जाएगा, किसके कार्यकाल में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला कि विभाग कब बनाया गया है तो 1 अक्टूबर 1854 को। इस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो सभी को पता है, लॉर्ड डलहौजी। इसने इंडिया में कई ढेर सारे नए कार्य किए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ लिंक करते हुए भी आएंगे। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है हमारा हरियाणा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस प्रोग्राम को हमारा शुरू किया है। इस प्रोग्राम में होगा क्या कि ये बोला गया है कि पंचायत स्तर के जितने भी विकास कार्य होंगे वो सब डिजिटली प्रदर्शित होंगे, यानी कि उनकी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल सकती है। हर पंचायत, हरियाणा में जितनी भी पंचायतें हैं उन सब की वेबसाइट होगी और उन पर
बिल्कुल डाटा अपलोड रहेगा कि किस कार्य के लिए कितना फंड आया है, कितना कार्य पूरा हो चुका है, बाकी को पूरा होने में कितना समय लगेगा। यानी कि संपूर्ण हरियाणा की जनता डिजिटली अपने विकास कार्यों के बारे में जान सकती है। इस प्रोग्राम के द्वारा ये किया गया है। बात कर रहे हैं अब हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि एक स्टेट को हमें एक दिन में करना है कवर। तो हरियाणा के बारे में जानकारी के लिए, हरियाणा ये मैप में दिख रहा है, इंडिया के मैप में हरियाणा ये प्रदर्शित हमारा राज्य, और अदर से इसका राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मैप लगा हुआ है। हरियाणा से जुड़ी हुई चीजें कि हरियाणा का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ है, और किससे अलग होकर हुआ है? पंजाब राज्य से अलग होकर हुआ है, और इसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो भाषाई आंदोलन ये अपने पॉलिटी की वीडियो में डिस्कस करेंगे जब राज्य वगैरह पढ़ेंगे। तो भाषा के आधार पर बढ़ा 1 नवंबर 1966 को पंजाब हमारा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो पंजाब का क्षेत्रफल है 1.4%, और इस आधार पर यह भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? 21वां। और हरियाणा में टोटल कितने राज्य हैं? तो हरियाणा में राज्य कह रहा हूं, जिले हैं, तो हरियाणा में टोटल जिले हमारे 22। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल ये 1.4% हुआ, सॉरी। जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या है हरियाणा की पूरे भारत की जनसंख्या की 2.09%, और इस आधार पर इंडिया का ये 17वां सबसे बड़ा राज्य है। हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या में अगर जनघनत्व तो हरियाणा का कितना है? तो 573। हरियाणा की साक्षरता कितनी है हमारी? तो 75.55%। और हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? तो 879, यानी कि 879। हरियाणा की कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़। हरियाणा की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो आधिकारिक भाषा है हमारी हिंदी। इसके अलावा यहाँ पर पंजाबी और अंग्रेजी का प्रयोग भी शासकीय कार्यों में होता है, यानी कि दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी और अंग्रेजी को है मान्यता। अब हरियाणा के राजनीतिक प्रणाली को देखा जाए तो यहाँ का विधानमंडल जो है हरियाणा का वो एक सदनीय है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। तो हरियाणा विधानसभा में कुल स्थान कितने हैं? तो 90। लोकसभा के लिए कितने स्थान है हरियाणा में? तो 10। और राज्यसभा के लिए कितने स्थान है? 5। तो विधानसभा 90, लोकसभा 10, और राज्यसभा के लिए सीटें कितनी आवंटित हैं? 5। हरियाणा के गवर्नर वगैरह देखते हैं तो हरियाणा के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ये ऊपर इमेज लगी हुई सत्यदेव नारायण आर्य, ये हरियाणा का राजकीय चिन्ह है। और ये हरियाणा के हमारे सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का राष्ट्रीय पशु, ये इमेज लगी हुई, ये हमारा ब्लैक बग, इसको ब्लैक बग हिंदी में बोला जाता है काला हिरण। ठीक है ना। हरियाणा के राजकीय पक्षी की बात की जाए तो ये हमारा ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन, इसको हिंदी में बोलते हैं काला तीतल। ठीक है ना, या तीतर कहीं कहीं लिखा मिलेगा। इसके बाद हरियाणा का राजकीय पेड़ पूछा जाए तो राजकीय पेड़ है हमारा पीपल। और हरियाणा का राजकीय पुष्प पूछा जाए तो राजकीय पुष्प है कमल। हरियाणा से जुड़े हम त्योहार और मेलों की बात करें तो हरियाणा में काफी त्योहार मनाए जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं। जैसे कि एक हमारा है तीज का मेला, यह हरियाणा में मनाया जाता है। और हरियाणा में भी किस स्पॉट पर स्पेशली मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंबाला में। एक शारदा देवी का मेला, शारदा देवी, ये भी हमारा अंबाला में ही मनाया जाता है मोस्टली। एक बहुत ज्यादा मनाई जाती है गोगा नवमी, गोगा महाराज हैं एक देवता हुए हैं, ये भी मनाई जाती है अंबाला में। सूरज कुंड का मेला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सुना होगा। तो सूरज कुंड मेला अहमदाबाद में, बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? फरीदाबाद में। एक कनुवा मेला है, ये कनुवा भी मनाया जाता है हमारा फरीदाबाद में। फूल डोर मेला है, फूल डोर भी मनाया जाता है हमारा फरीदाबाद में। एक छठ मनाई जाती है, उसको बोलते हैं बलदेव छठ, और ये भी मनाई जाती है फरीदाबाद में। एक नागा बाबा का मेला है, और नागा बाबा का मेला हरियाणा में मनाया जाता है भिवानी में स्पेशली। इसके बाद सती मेला भी हमारा मनाया जाता है भिवानी में ही, सती मेला भिवानी। और एक पूछा जाने लगा है बिलसर का मेला, तो ये बिलसर का मेला मनाया जाता है हरियाणा के में, और बेसिकली कहां पर? जींद नामक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना। तो ये हरियाणा के हमारे त्योहारों मिले हुए। हरियाणा के एग्रीकल्चर की बात की जाए
तो हरियाणा बेसिकली एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारी हरित क्रांति हुई 1966-67 में फैली और हरियाणा का इस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो कृषि खाद्यान्न की दृष्टि से हरियाणा बहुत ज्यादा अनाज पैदा करता है। इसीलिए हरियाणा में कृषि और पशुपालन से जुड़े कई संगठन भी हैं। जैसे कि पूछा जाए कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हरियाणा में पड़ता है हमारा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहां पर है, प्रजनन फॉर्म तो हरियाणा में है। तीसरा हमारा मत्स्य पालन संस्थान कहां पर है, मत्स्य का मतलब मछली, मत्स्य पालन संस्थान तो हमारा हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ये भी हमारा हरियाणा में है। हरियाणा के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं। एक का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना, और ये हरियाणा के गुड़गांव में है। और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, और ये हमारा यमुनानगर में। ये दो नेशनल पार्क। इसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, कालेसर नेशनल पार्क भी है जो मैंने ऊपर बोला, ठीक है ना। इसके बाद बीर सिकारगाह नेशनल पार्क, सिकारगाह, एक छिलछिला नेशनल पार्क, छिलछिला, एक नाहड़ नेशनल पार्क, और दो मैं लिख रहा हूं, एक हमारा रिसेंटली बहुत पूछा जाने लगा है भिंडवास और एक खप्परवास। ये दोनों वन्य जीव अभयारण्य भिंडवास और खप्परवास ये दोनों भी कहां पर है, हरियाणा में। हरियाणा के मंदिर और टूरिस्ट प्लेस की बात की जाए तो यहाँ पर एक हमारा ब्रह्म सरोवर मंदिर है, एक ज्योतिसर है मंदिर के नाम पर, एक देवसर है मंदिर प्लस तालाब, दोनों टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी डेवलप हो गए। सर का मतलब तालाब। एक हमारा टूरिस्ट प्लेस है उसका नाम है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ये हमारा हरियाणा में। कृष्णा संग्रहालय हमारा है हरियाणा में। और एक मकबरा है शेख चेहली का मकबरा, शेख चेहली मकबरा, ये भी हमारा हरियाणा में टूरिस्ट प्लेस की तरह कार्य कर रहा है। और हरियाणा के हम डांस यानी कि नृत्य देखें तो हरियाणा के नृत्य में एक है इंपॉर्टेंट फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, धूमर नृत्य, और यहीं पर झूमर नृत्य, लूर नृत्य, और एक है डफ नृत्य। तो ये हरियाणा से जुड़ी हुई हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने की अपनी डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रेरणा नाम का ऑनलाइन कार्यक्रम किस बैंक ने प्रारंभ किया है, तो इसका आंसर है हमारा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने एमएससी क्षेत्र के लिए ये ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है प्रेरणा, ठीक। इस कार्यक्रम के द्वारा पहला किया क्या जाना है कि एमएससी को समझे हम, एम का मतलब माइक्रो, ठीक है ना, यानी कि हिंदी में सूक्ष्म, एस का मतलब स्मॉल यानी कि लघु, और एम का मतलब फिर दोबारा से मीडियम, ठीक है ना, यानी कि मध्यम। तो सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए यानी कि उन उद्यमियों को बढ़ाने के लिए प्रेरणा नाम के प्रोग्राम के द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। दो काम होने हैं, स्किल को डेवलप करना है और कैपेसिटी को बढ़ाना है, जिससे कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है उस सपने को हम अपना पूरा कर सकें। दूसरा, इंडियन बैंक की बात की जाए तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1907 को। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है चेन्नई में। और इसके जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो है हमारे पद्मासा चंदूसु, पद्माजा चंदूरू, ठीक है ना। तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी पद्माजा चंदूरू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राणी मित्र पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है। ये इमेज लगी हुई विजेता की, तो ये है रजनीश कुमार महापात्रा, इन्हीं को बोला जा रहा है राजेश कुमार महापात्रा भी, ठीक। दूसरा क्या है कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो एनिमल जो हमारी वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही दिया जाता है। और किसके लिए दिया जाता है कि जो जानवर हैं उनके मैनेजमेंट की दिशा में कार्य किया जाए, यानी कि उनके रखरखाव के लिए उनके मित्र की तरह कार्य किया जाए। अगला क्वेश्चन, एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री किस महिला को बनाया गया है, तो ये बनाया गया है एवा मुर्तो को। इमेज में ये दिख रही है एवा मुर्तो, इनको फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। इसका पीछे कहानी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर एक अभियान चल रहा है
उस अभियान का नाम है गर्ल्स टेक ओवर। टेक ओवर सब सभी समझते हैं कि आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो इस अभियान के तहत औरतों के या लड़कियों के अधिकारों की बात करते हुए ये बोला जा रहा है कि लड़कियां भी सारे कार्य कर सकती हैं। तो लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स टेक ओवर अभियान चल रहा है, और इसी अभियान के तहत फिनलैंड में एक दिन के लिए एवा मूर्तो को बनाया गया यहाँ का पीएम। उसके बाद फिनलैंड की बात कर ली जाए तो फिनलैंड की हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। हमारा यूरोपियन देश है फिनलैंड हमारा। और फिनलैंड के हम अगर राष्ट्रपति की बात करें तो फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो है हमारे साउली निनिस्टो। साउली निनिस्टो ये हमारे फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। और फिनलैंड की अगर हम पीएम की बात करें तो इनका नाम है साना मारिन। साना मारिन ये इंग्लैंड की हैं, सॉरी फिनलैंड की हैं पीएम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की 2021 की बैठक कहां होगी? तो ये बैठक होगी हमारे ल्यूसर्न में, और ल्यूसर्न पड़ता है हमारा स्विट्जरलैंड में। क्या है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हर साल की बैठक होती है वो परंपरा पड़ी हुई है, वो होती है दावोस में। दावोस भी पड़ता है हमारा स्विट्जरलैंड में। लेकिन क्या है कि जो हमारा कोविड-19 फैला हुआ है तो सुरक्षा की दृष्टि से इस परंपरागत बैठक जो 2021 की थी दावोस में ही होती, उसको ट्रांसफर कहां कर दिया गया है? ल्यूसर्न में। समझ आ गया? तो अगली हमारी 2021 की बैठक होगी ल्यूसर्न में। WEF की बात की जाए विश्व आर्थिक मंच की, तो इसकी स्थापना हुई है 1971 में, ठीक है ना। और इसकी स्थापना भी हुई कहां पर? स्विट्जरलैंड में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कोलोगनी में, COLOGNY, कोलोगनी में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि ये संपूर्ण विश्व में बेहतर स्थिति को लाना चाहता है, संपूर्ण विश्व बेहतर स्थिति में आए। और इसके पीछे इसका ये मानना है कि ये बेहतर स्थिति में तभी आ सकता है जब विश्व के सभी देश व्यापार के मामले में, राजनीति के मामले में, शिक्षा के मामले में एक दूसरे से कॉपरेशन करेंगे। तो इसी उद्देश्य से 1971 में स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच को स्थापित किया गया, और इसकी सालाना बैठक होती है। इसमें दुनिया भर के उद्योगपति, मंत्री, नेता वर्ल्ड के ये सभी होते हैं शामिल। अगला, किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अपने LAS ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड का किया है लॉन्च। LAS का क्या है? जो LAS शब्द हमारा आया है इसका फुल फॉर्म है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, शॉर्ट में इसको हम बोल रहे हैं LAS। तो ऐसे ग्राहकों के लिए ICICI बैंक ने अपना डेबिट कार्ड किया है लॉन्च, और इसके द्वारा एक शर्त रखी गई है कि इस डेबिट कार्ड का जो यूज होगा, इसमें जो पैसा होगा उसका यूज ई-कॉमर्स पोर्टल पर ही हो सकता है। यानी कि ई-कॉमर्स पोर्टल का मतलब समझ में आने लगा होगा कि ऑनलाइन लेन देन के लिए ही इसका खर्च कहना चाहिए, डेबिट कार्ड का यूज हो सकता है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में क्रिकेटर नजीब तरकाई का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थे? तो नजीब तरकाई संबंधित थे अफगानिस्तान से। ये नजीब तरकाई की इमेज लगी हुई, और हाल ही में रोड एक्सीडेंट में इनकी हो चुकी है डेथ। तो ये नजीब तरकाई संबंधित हैं अफगानिस्तान से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि CDAC ने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को विकसित करने की घोषणा की है, इसका नाम क्या रखा गया है CDAC ने? तो इसका नाम रखा गया है हमारा परम सिद्धि AI। जो AI शब्द है इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम रखा जाएगा। CDAC की बात कर ली जाए कि जो शब्द हमने यूज किया है CDAC, तो CDAC का फुल फॉर्म हमारी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस्ड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को बेहतर बनाने की दिशा में ये हमारा करता है काम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है CDAC का? पुणे। पुणे सभी को पता महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान में महानिदेशक है हमारे हेमंत दरबारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है यशस्विनी देसवाल। ये हमारा लगा हुआ इनकी इमेज। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक। क्वेश्चन में याद रखना, कहीं पर यहां पर राइफल पूछ लेंगे 10 मीटर, या 10 मीटर को चेंज करके पूछ लेंगे 50 मीटर, या तीरंदाजी पूछ लेते, तो याद रखना कि 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसे मिला है? यशस्विनी देसवाल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व स्तर पर पहला दूतावास
जो सौर ऊर्जा के उपयोग के कारण पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया है, तो किसका दूतावास है? तो वो है भारतीय दूतावास। भारत का दूतावास है तो कहीं विदेश में होगा, तो कहां पर ऐसा दूतावास बनाया गया है? तो बनाया गया है मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर में जो भारत का दूतावास है, वहां पर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया और से आज की डेट में कंप्लीटली क्लीन हो चुका है। दूतावास हमेशा किसी कंट्री की राजधानी में होता है, तो भारत का ये दूतावास मेडागास्कर में कहां है? तो मेडागास्कर की राजधानी में है, समझ आ रहा होगा। और हमसे पूछा जाए मेडागास्कर की राजधानी क्या है, तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारिवो। क्या है? एंटानानारिवो। तो यहां पर यह भारतीय दूतावास पूरी तरीके से हो चुका है आज की डेट में स्वच्छ। मेडागास्कर मैप में देखा जाए तो मेडागास्कर हमारा हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, द्वीप के रूप में है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, पूर्वी साइड में मैप में देखिएगा, ठीक है ना। तो ये और इस पर पहले हमारा फ्रांस का उपनिवेश था ये, तो फ्रांस के कब्जे से ये आजाद हुआ, जैसे इंडिया इंग्लैंड से आजाद हुआ था 26 जून 1960 को। कब? 26 जून 1960 को। और यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो इसके राष्ट्रपति हैं एंड्रो रोजोलिना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड्रू रोजोलिना। और यहाँ के अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ के हैं क्रिश्चियन नेटसे। कौन है? क्रिश्चियन नेटसे, ये प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है हमारा लुइस ग्लूक को। ये लुइस ग्लूक अमेरिकी कवयित्री है। कौन है? अमेरिकी कवयित्री। तो ऐसे रिवर्स करके क्वेश्चन पूछा सकता है कि लुइस ग्लूक किस देश की निवासी है? तो ये हमारा आंसर हो गया अमेरिका। और इन्हें क्या मिला है? 2020 का साहित्य का नोबेल। साहित्य के नोबेल की चर्चा चली है तो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को भी ये साहित्य का नोबेल मिला था सबसे पहले। कब मिला था? 1913 में। और इनकी किस बुक के लिए मिला था? तो ये बुक के लिए मिला था गीतांजलि के लिए। बाकी नोबेल प्राइज का पूरा डिटेल से मैं स्टैटिक जीके में वीडियो बना के अपलोड करूंगा। स्टैटिक जीके भी वीडियो बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप सभी लोगों को उपलब्ध होने लगेंगे जल्दी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश में पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया है म्यांमार में। भारत सरकार ने घोषणा की है कि म्यांमार में तकरीबन 6 अरब डॉलर के निवेश से वो बनाएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि चाइना का मुकाबला करना, चाइना को काउंटर करना। क्या है कि चाइना की पॉलिसी रही है कि भारत के पड़ोसी देशों में वो पहले भारी निवेश करता है, इससे उनको दबाव में लाता है और फिर उस दबाव का प्रयोग करते हुए उन देशों को भारत के खिलाफ करता है प्रयोग। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत भारत भी अपने पड़ोसी देशों में निवेश बढ़ाना चाहता है जिससे वो चाइना का कर सके काउंटर। म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार का ही नाम, पुराना नाम क्या है? बर्मा। सभी को पता होगा। म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल है न्यायपीड़ा, ठीक है ना। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये शहर है हमारा यांगून। और ग्रेट चीज ये है कि म्यांमार की 87% आबादी क्या है? ये आबादी है बौद्ध धर्म को मानने वाली, ठीक है। म्यांमार के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो है हमारे विन मिंट, ये लिखा हुआ विन मिंट। और म्यांमार के अगर चांसलर की बात की जाए तो ये है आंग सान सू की, आंग सान सू की, ठीक है ना। ये हमारे म्यांमार के चांसलर। तो ये आज का हमारा करंट सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा था कंप्यूटर में, तो इस वजह से वीडियो लेट हुआ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी बोला हूँ आज कि जल्दी से आप लोगों को उपलब्ध हो सके। उम्मीद है आपने इसे पसंद किया होगा। नेक्स्ट वीडियो साथ मिलते हैं कल, तब तक बाय।